एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए और जितने भी एग्जाम्स है केवीएस, एनवीएस, यूपीटेट, सबके लिए जो टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का इसमें से आपको देखने को मिल ही जाता है हर एक एग्ज़ाम में। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें। ओके, तो देखिए बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं और जो लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, सब में ये टॉपिक पूछा जा रहा है। इवन 2023 में भी इस टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा चर्चे में है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके चेयरपर्सन कौन है। तो देखिए जो इसके चेयरपर्सन है ना, वो है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जो है, ये क्वेश्चन 50 बार पूछा गया है और मैं खुद एक महीने पहले एक इंटरव्यू में गई थी तो इसमें भी ये टॉपिक जो है पूछा गया था मुझसे, तो आप ध्यान देके इसको पढ़िएगा। ओके, तो जो कस्तूरीरंगन है ये चेयरपर्सन है और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसका एम क्या है। इसका एम ये है कि जो भी बच्चे हैं जो अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारे इंडिया में 2 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इसका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो एम है वो है कि इन बच्चों को हमें वापस से स्कूल में लाना है। ओके, इसका एम क्या है कि इन बच्चों को हमें स्कूल में लेके आना है, पढ़ाई करवाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं MHRD। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, जो ये इसका फुल फॉर्म है, एग्जाम में आता है तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया गया है। पहले इसका नाम था MHRD, बट अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया गया है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, इसका न्यू फॉर्मेट क्या है, 5+3+3+4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंत तक जरूर देख के जाइएगा। ये भी बहुत बार पूछा जा रहा है और जो मैं एग्जाम देने गई थी उसमें भी क्वेश्चन में ये आया था कि न्यू फॉर्मेट पॉलिसी क्या है हमारा। तो 5+3+3+4। पहले जो हमारी ओल्ड फॉर्मेट था ना, ओल्ड फॉर्मेट हमारा क्या था, 10+2 था। राइट, कि बच्चा जो है 10वीं क्लास पास करेगा, 10 के बाद 2 साल की और पढ़ाई करेगा तो बच्चा हो जाएगा 18 साल का और वो 12 पास कर लेगा। राइट, तो अब हमारा जो न्यू फॉर्मेट है ना, इसमें क्या किया गया है, जो 3 साल की हमारी जो पढ़ाई होती है, जूनियर, सीनियर एंड नर्सरी की जो पढ़ाई होती है, नर्सरी, जूनियर, सीनियर, इसको भी क्या किया गया है, ऐड किया गया है। क्योंकि यही जो एज है ना बच्चे का डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बहुत सारी जगह पे क्या होता है ना कि बच्चे को जूनियर, सीनियर, नर्सरी ये सब पढ़ाया ही नहीं जाता, जिसके वजह से बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता। क्योंकि जब बच्चा 2 से लेकर 6 साल का बच्चा जो है, ठीक है, तो इस एज में बच्चा का लैंग्वेज डेवलपमेंट, हर जो फिज़िकल डेवलपमेंट है बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होता है। आपने ये ऐड भी सुना ही होगा कि 5 साल तक के बच्चों का विकास 5 साल की एज में ही हो जाता है। राइट, दिमाग का जो विकास है वो 5 साल की एज में ही हो जाता है। तो इसलिए इस एज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए न्यू फॉर्मेट में इसको भी ऐड किया गया है। ठीक है, ओल्ड फॉर्मेट 10+2 पता ही है आपको। जो टीचर एजुकेशन है इस पर भी ध्यान दिया गया है कि टीचर जो अगर क्लास में पढ़ा रही है तो टीचर को मल्टीलिंगुअल क्लास लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। टीचर को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ जो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल अगर गुजरात में रहते हैं तो गुजराती, महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी, तो ये जो रीजनल लैंग्वेज है उसका नॉलेज भी होना चाहिए। और बच्चे को भी हमें मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज सीखने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। होलिस्टिक डेवलपमेंट को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। हर एक बच्चे को हमें साथ में लेकर चलना चाहिए। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसका मतलब यही होता है कि हर एक बच्चे को साथ में लेकर चलना है। अगर एक क्लास में एक बच्चा जो है हैंडीकैप्ड है और ठीक से चल नहीं पा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्लास को नीचे ही अरेंज करना चाहिए ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर क्लास में कोई बच्चा है जिसे देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे फर्स्ट बेंच में बिठाएंगे ताकि बच्चे को समझने में दिक्कत ना हो, देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे, हर तरीके से बच्चे का विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा सिर्फ स्कूल में आ रहा है और पढ़ के चला जा रहा है, इसके अलावा बच्चे का कोई विकास ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को फिजिकली बच्चा का डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, इमोशनली बच्चा का डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशली बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चा जो है खेल कूद में ही बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, इमोशनली भी बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए। जहाँ बच्चे को दुख होना चाहिए वहाँ बच्चे के अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे यहाँ पे दुखी होना है। ओके,
तो चलिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। अब देखते हैं एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर। जो हमारा पहले जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था पहले वाला, वो कैसा था, 10+2 था, राइट। बच्चा जो है पहले 10 पास करेगा, 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई करेगा 16 साल की एज में, और इसके बाद 2 ईयर्स की पढ़ाई करेगा 16 से 2, जिसमें बच्चा का उम्र कितना हो जाएगा, 18 साल। तो जो हमारा पहले का जो सिस्टम था, इसमें बच्चा जो है 18 साल की एज में 12 पास कर रहा था। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक को महत्व दिया गया, और फिर 10 से 12 जो 10+2 होता है उसको महत्व दिया गया, राइट। बट अब क्या किया गया है, जो हमारा न्यू जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है, इसमें 5+3+3+4, मतलब कि फर्स्ट से पहले जो 3 साल का पढ़ाई होता है, नर्सरी, जूनियर एंड सीनियर, इसको भी क्या किया गया है, महत्व दिया गया है, ठीक है। नर्सरी, जूनियर एंड सीनियर को भी क्या किया गया है, महत्व दिया गया है, क्योंकि जो ये एज होती है, इसमें बच्चा जो है लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से सीखता है। बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, और यही एज को इसीलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी जगह में ऐसा होता है कि बच्चे को नर्सरी, जूनियर, सीनियर नहीं पढ़ाया जाता, डायरेक्टली फर्स्ट में उसका एडमिशन करा दिया जाता है, जिसके वजह से बच्चे का कहीं ना कहीं वो पढ़ने में वीक हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता। तो इसलिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें स्टार्टिंग की जो 3 साल की पढ़ाई है उसको भी क्या किया गया है, ऐड किया गया है, जिसको क्या नाम दिया गया है, FPMS, ठीक है। FPMS नाम दिया गया है। तो F मतलब क्या हो जाएगा, फंडामेंटल स्टेज जो स्टार्टिंग के जो 5 साल की पढ़ाई है, जिसमें बच्चा जो है 3 साल का रहेगा और वो चला जाएगा नर्सरी में, फिर जूनियर, फिर सीनियर, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये जो 5 साल को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसमें बच्चा जो है मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज सीखेगा, मल्टीलिंगुअल चीज़ें करने की कोशिश करेगा, प्ले वे मेथड के थ्रू सीखेगा, ठीक है। और डिफरेंट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चा इसमें करेगा, जो कि 3 साल से लेकर 8 साल की एज की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो इन 5 साल में बच्चा जो है इतना कुछ सीखने लग जाएगा, क्योंकि इन्हीं 5 साल को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है सेकंड जो है वो है प्रीपैरेटरी स्टेज जो है, जो बाद में 3 ईयर्स है, मतलब कि बच्चा सेकंड में चला जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 3rd, 4th, 5th की बात हो रही है। बच्चा जो है 3rd, 4th, 5th में है, तो उसमें क्या होगा, बच्चा जो है इंटरैक्टिव लर्निंग करेगा, ठीक है, डिस्कवरी करेगा, कुछ ना कुछ 50 क्वेश्चंस पूछेगा। आपने देखा ही होगा जो 3rd, 4th के बच्चे होते हैं ना, वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं कि मैम ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रिपरेटरी स्टेज। इसके बाद है मिडल स्टेज, जिसमें बच्चा जो होगा वो 6, 7, 8 में होगा, ठीक है। 8 में हो जाएगा बच्चा, तो बच्चा जो है साइंस को करने की कोशिश करेगा, मैथ्स को समझने की कोशिश करेगा, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, ये सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश इस अवस्था में करेगा, ठीक है। इसके बाद है सेकेंडरी स्टेज, जो कि है 9, 10, 11, 12, ठीक है। देखा आपने, तो जूनियर से लेकर 12 तक के पढ़ाई को महत्व यहाँ पे दिया गया है। तो जब बच्चा यहाँ पे 9th में रहेगा, 10th में रहेगा, 11th में रहेगा, 12th में रहेगा, तो बच्चा जो है क्रिटिकल थिंकिंग करने के लायक हो जाएगा। जो चीज़ें उसके पास है भी नहीं, उसको भी क्या करेगा, वो अज्यूम कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। बच्चा इस टाइम पे 10th पास करके 11th पे चला जाएगा, तो बच्चा जो है अपने हिसाब से सब्जेक्ट को भी चूज़ कर सकता है, राइट। क्योंकि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बच्चे को सब्जेक्ट को चूज़ करने का पूरा अधिकार देती है। अगर बच्चे को अकाउंट्स में इंटरेस्ट है और बच्चा जो है फिज़िक्स भी पढ़ना चाहता है, तो बच्चा फिज़िक्स को ले सकता है, ठीक है, ओके। तो बच्चा जो है फिज़िक्स सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ सकता है और उसे कोई भी मना नहीं करेगा। जब हम लोग थे तो हम लोगों को, अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आप सिर्फ कॉमर्स के सब्जेक्ट को ही पढ़ सकते हैं, इसके अलावा नहीं पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा है कि बच्चा अगर कॉमर्स लिया है तो भी वो साइंस के सब्जेक्ट को ले सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी है सब्जेक्ट चूज़ करने में, ओके। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। बच्चे के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है, बच्चा जो चाहे वो पढ़ सकता है आज के डेट में। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो यही कहती है।
अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 360 डिग्री असेसमेंट। बच्चे का जो असेसमेंट हो रहा है, जो आकलन हो रहा है ना, बच्चे का जो हम आकलन कर रहे हैं वो 360 डिग्री में होना चाहिए। मतलब कि हमें पूर्ण रूप से बच्चे का आकलन करना है। सबसे पहले बच्चों को हम बोलेंगे कि भाई तुम सेल्फ असेसमेंट करो। कोई भी हम लोग बच्चों को काम दे दिया तो बच्चों से हम खुद बोलेंगे कि ऑनेस्टली आप बताइए कि आपका कितना मार्क्स आया है। ठीक है, बच्चा खुद अपने आप को जज करेगा और वो बोलेगा कि मेरा 6 आया है, 7 आया है। तो सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को खुद समझ में आना चाहिए कि वो कितने पानी में है। राइट, सेल्फ असेसमेंट करेंगे। पीयर असेसमेंट भी हम करा सकते हैं। हमने बच्चों को कुछ ग्रुप एक्टिविटी दे दी करने के लिए और फिर हम उसके कलीग्स को ही बोलेंगे कि आप जज करो, आप बताओ कि कैसा उसने किया है, ठीक से किया है कि नहीं किया है, ग्रेडिंग दो। ठीक है, या मार्क्स बता 10 में से कितना दोगे आप। तो पीयर असेसमेंट भी कर सकते हैं कि अच्छा किया या नहीं किया। जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, वो खुद ही उसको बताएंगे। ओके, और सबसे अंत में असेसमेंट कौन करेगा, टीचर असेसमेंट करेगी, बच्चे को फीडबैक देगी कि वो कहाँ गलत था, कहाँ सही था, कहाँ इसको डाउट हुआ। ओके, तो जो असेसमेंट है वो कैसा होना चाहिए, 360 डिग्री में असेसमेंट होना चाहिए। इसके बाद क्या है, एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स। तो जो एग्जामिनेशन है ना, इसमें बच्चे जो असेसमेंट है, जो आकलन है, इसमें क्या किया गया है, थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। तो बदलाव में क्या गया है, परख नाम का बदलाव किया है, PARAKH। इसका पूरा फुल फॉर्म हम पढ़ेंगे। P मतलब परफॉर्मेंस, बच्चा का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है उस पर ध्यान देने की बात की गई है। बच्चे का बार बार असेसमेंट करने की बात की गई है कि बच्चा जो है उसका असेसमेंट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिव्यू करने की बात कही गई है यहाँ पे। एनालिसिस करना है बच्चे का, बच्चे को नॉलेज डेवलपमेंट करना है और बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। जो बच्चा है परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, उसकी सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, असेसमेंट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉलेज गेन कर रहा है बच्चा या नहीं कर रहा है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस सारे चीज़ों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पे। जो अभी का जो प्रोग्रेस कार्ड है, जो हमारा प्रोग्रेस कार्ड अगर आप देखोगे तो सिर्फ हमारे में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, साइंस, ये सबके ही मार्क्स लिखे होते थे। ना ड्राइंग, ना आर्ट एंड क्राफ्ट, इसके मार्क्स नहीं लिखे होते थे, ना ग्रेड मिलता था। राइट, बट आज के डेट में क्या किया गया है, जो प्रोग्रेस कार्ड है उसको हॉलिस्टिक बना दिया गया है। बच्चे को आर्ट में कितना ग्रेड आ रहा है, अदर क्राफ्ट में क्या ग्रेड है, डांस में क्या ग्रेड है, योगा में क्या ग्रेड है, ये सारे ग्रेड को मेंशन किया जा रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, हॉलिस्टिक प्रोग्रेस, जिसने बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो अफेक्टिव डेवलपमेंट है और जो साइकोमोटर डोमेन्स है, इन सारे डोमेन्स पे क्या किया गया है, ध्यान दिया गया है कि बच्चा जो है खेलकूद में भी अच्छा है या नहीं है, डांस में भी अच्छा है या नहीं है। तो ये कैसा हो चुका है कार्ड, हमारा हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बन चुका है। नेक्स्ट वन इज़ 21st सेंचुरी स्किल्स। अब जो 21st सेंचुरी के जो स्किल्स है ना, वो क्या बताती है कि बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है, कि बच्चा जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कि बच्चा जो है कोई भी काम जो है वो क्रिएटिविटी के साथ करे। अगर नहीं कर पा रहा है तो टीचर को उसे गाइड करना है, उसे हेल्प करना है क्रिएटिव करने के लिए। कोलैबोरेशन होना चाहिए, मतलब क्लास में आपको कोलैबोरेटिव मेथड के थ्रू पढ़ाना है। एक ग्रुप में आप एक ग्रुप बना सकते हो और ग्रुप के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्योंकि जब बच्चा ग्रुप में पढ़ता है तो काफ़ी अच्छे से पढ़ता है और काफ़ी अच्छे से उसे समझ में भी आता है। बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट करना है, डिफरेंट लैंग्वेज बच्चे को डेवलपमेंट करना है। बच्चे को अच्छे से बोलना आना चाहिए, अपने बात को अच्छे से एलेबरेट करना आना चाहिए, हमें ये बच्चे को सिखाना है। इन्फॉर्मेशन लिटरेसी होनी चाहिए, बच्चे को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजी है उसका नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। मीडिया लिटरेसी होना चाहिए, जो भी न्यूज़ में हो रहा है बच्चों के अंदर हैबिट होना चाहिए कि बच्चा जो है जो भी न्यूज़पेपर्स में हो रहे हैं उसको पढ़ने की बच्चे के पास क्या होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारी टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी है, जो टेक्नोलॉजी है उसका भी नॉलेज बच्चे के पास होना चाहिए। ओके, बच्चे के अंदर हमें लीडरशिप क्वालिटी को क्या करना है, बिल्ड करना है। लीडरशिप क्वालिटी बच्चे के अंदर होना चाहिए कि बच्चा जो है एक क्लास को अच्छे से क्या कर सके, लीड कर सके। अगर कुछ करना है तो बच्चा जो है ग्रुप में कोई वर्क कर रहा है तो बच्चे के अंदर क्या होगा, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होगी। इसके बाद इनिशिएटिव बच्चे को देना है। कोई भी नया काम अगर हम क्लास में करते हैं या कोई नई एक्टिविटी आई है तो बच्चे को बोलना है कि आप इस चीज़ का इनिशिएटिव लो। अगर हमें एनुअल डे करना है तो बच्चों को बोलेंगे कि तुम फ्लावर डेकोरेशन करोगे, ये तुम्हारा इनिशिएटिव है, तुमको करना है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर थोड़ा सा क्या आएगा,
इनिशिएटिव लेने का एक गट्स आएगा और काम करने का मन भी करेगा, नई नई चीज़ें सीखने का मन करेगा। प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, नया नया चीज़ें करने का बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए, शौक होना चाहिए, बल देना है हमें कि बच्चा नया नया चीज़ सीखे। सोशल स्किल्स होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, बच्चा जो चाहे वो कर सके। ओके, इसके बाद जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो किस चीज़ पे ध्यान दे रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दे रहा है। और जो हमारा करिकुलम कंटेंट है 50-50 जो चैप्टर्स भर देते हैं सोशल साइंस में, तो इसको क्या करना है, रिडक्शन करना है। जो करिकुलम है उसमें रिडक्शन की बात चल रही है, और जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है उसको, बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इन्हांस करने की कोशिश की जा रही है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये करिकुलम पे ध्यान नहीं देती है, ये क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दे रही है। दैट इज़ वेरी गुड, राइट। इसके बाद जो करिकुलम है ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या कर रिडक्शन कर रही है, सेम पॉइंट है। लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंजॉयबल एंड इंगेजिंग। जो भी पढ़ा रहे हैं हम बच्चे को तो होलिस्टिक मेथड में पढ़ाना चाहिए। बच्चे को एक्टिविटी भी कराना है और कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी कराना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड होना चाहिए, सारे बच्चों को साथ में लेके चलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इंजॉयबल होना चाहिए, बोरिंग पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और ऐसा होता कि बच्चा जो है इंगेज रहे उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद बच्चे के अंदर हमें डाइवर्सिटी के प्रति रिस्पेक्ट वाली भावना प्रकट करनी है, क्योंकि हमारे इंडिया में अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। तो बच्चे के अंदर डाइवर्सिटी की जो भावना है उसको हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करे बच्चा, उस क्वालिटी को बिल्ड करना चाहिए। फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन के साथ बच्चे को पढ़ाना चाहिए। अगर बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। अगर बच्चा हैंडीक्राफ्ट है तो उसे उस हिसाब से पढ़ाना चाहिए। अगर वो मेंटली रिटायर्ड है तो उसको इस हिसाब से पढ़ाना चाहिए, मतलब कि उसके ज़रूरत के हिसाब से उसे सुविधा देनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जोग्राफिकल आइडेंटिटीज़। अगर बच्चा जम्मू एंड कश्मीर का है तो बहुत सारे क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं कि आप नेपाली की तरह दिख रहे हो, राइट। तो ऐसा नहीं करना है, हमें जोग्राफिकल आइडेंटिटीज में भी क्या करना है, ध्यान देना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जोग्राफिकल कंडीशंस है हर एक स्टेट में अलग अलग है, जिसके वजह से हर एक स्टेट का खाना पीना रहन सहन सब कुछ डिफरेंट होता है, राइट। तो बच्चे के अंदर ये भावना भी हमें प्रकट करनी है कि जोग्राफिकल कंडीशन हमारे यहाँ पर डिफरेंट है, तो हमें हर एक स्टेट के लोगों की रिस्पेक्ट करनी है। इसके बाद डिसएबिलिटीज़। अगर कोई बच्चा डिसेबल है तो हमें क्या करना है, उसके हिसाब से उसे सुविधा देनी है। 3 लैंग्वेज फार्मूला पे ध्यान दिया गया है। बच्चा जो है हिंदी भी सीखेगा और इंग्लिश भी सीखेगा। इसके अलावा जो भी रीजनल लैंग्वेज है उस पर भी ध्यान देने की कोशिश की गई है। नो लैंग्वेज इज़ बीइंग इम्पोज। जो लैंग्वेज है ना उसको बर्डन नहीं बनाया गया है। अगर बच्चा सीखना चाहता है तो भी इसको सिखाना है, आपको थोपना नहीं है उसके ऊपर कि आपको ये लैंग्वेज सीखनी ही है, राइट। मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज टिल ग्रेड 5 तक आपको मदर टंग में पढ़ाना है, और जो वहाँ रीजनल लैंग्वेज यूज़ होती है वहाँ पे उस लैंग्वेज में पढ़ाना है, ताकि बच्चा जो है स्कूल में कंफर्टेबल फील करे। इसके बाद संस्कृत सब्जेक्ट है ना उसको ऑप्शनल ही बताया गया है हर एक लेवल पे। मतलब संस्कृत लैंग्वेज है वो 5th से शायद से स्टार्ट हो जाती है, तो अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो ही बच्चा संस्कृत लेगा, अदरवाइज़ नहीं लेगा। संस्कृत को ऑप्शन बताया गया है हर एक लेवल पे, ओके। इसके बाद मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी इज स्टिल द बेसिस फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें मल्टीलिंगुअल में भी क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बच्चा अगर इंटरेस्ट ले रहा है मल्टीलिंगुअल में तभी हमें क्या करना है, उसे प्रमोट करना है। हम ज़बरदस्ती उसको बर्डन नहीं देंगे कि आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, इंग्लिश में बात करो, ऐसा हम नहीं करेंगे। बच्चा अगर सीखना चाहता है तो ही हम उसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ओके। चलिए, तो ये हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका जो एक सब्सक्राइबर्स है ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन अंत तक वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे आई एम पॉसिबल क्लास में। बाय बाय एवरीवन।